हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए करते हैं ये वाली क्लास की शुरुआत। बज रहे हैं यहाँ पे रात के 9। यहाँ पर हम अपनी क्लास डेली करते हैं और कल भी आपकी क्लास हुई थी, सुबह भी आपकी क्लास हुई थी। अब आपकी क्लास ज़्यादा होगी क्योंकि आप सीनियर हैं उनसे और चीज़ें होना काफ़ी नेसेसरी है, तो यहाँ पर क्लास करते हैं। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई फ्रेंड थोड़ा ज़ोर से कर लीजिए, अब चीज़ें रफ्तार में बढ़ जाएंगी। अचानक सडनली सारी चीज़ें होंगी तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग आराम से जल्दी कोशिश करें कि चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़े, तो शायद बहुत ही अच्छा सभी के लिए होगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाइन। सभी का स्वागत है शाइन क्लास। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार यहाँ पर, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपकी कम समय में करवा दें और बता दें, इसलिए क्वेश्चंस को सारे ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीज़ें होंगी उनको करना काफ़ी नेसेसरी है, इसलिए बाद में चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। तो ये सोशल साइंस की हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, चीज़ें सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुगल साम्राज्य का टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया, आपने देखा है, काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर मैं फटाफट 1 बाय 1 करके करवाऊंगी, ध्यान रखिए। इसके पहले आपकी लाइव क्लास हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा है, कंप्यूटर के बहुत ही फैंटास्टिक अच्छे बढ़िया क्वेश्चन हमने किए थे जोरदार तरीके से, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि मुगल साम्राज्य से कैसे क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वन लाइनर टाइप के होंगे, इसके आंसर भी साथ साथ आपके चलेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो पहला यहाँ पर मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए मुझे बहुत टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने कलर नहीं चेंज किया है फ्रेंड, सॉरी फॉर दैट। बट नेक्स्ट टाइम अच्छा पीडीएफ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता है कि एमसीक्यूज में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर बाबर है, जो कि मेरे क्लासेस के जितने भी फ्रेंड्स हैं इनको डेफिनेटली ये चीज़ें याद भी हैं प्रॉपर तरीके से। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा, अब आप लोगों के देखो सीटेट के एग्जाम हो गए, आप लोगों को सारी चीज़ें जो भी होनी थी, दिक्कत वाली जो चीज़ें थी वो हमने कर ली। अब हम लोग फोकस करके सारे क्वेश्चन, सारी क्लासेस फटाफट और जल्दी करेंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो जितनी मस्ती थी वो हमारी हो चुकी है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज में आ जाए या आपके लघुत्तरी में आ जाए, तो आप इसमें कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? तो जो गद्दी पर सिटिंग होती है, जाकर बैठते हैं, करते हैं, उसकी तारीख क्या थी? हमेशा ये ध्यान रखना कि सोशल साइंस में डेट से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या स्थान से, राजधानी से पूछी जाती हैं। तो राइट आंसर 1495 ईस्वी होगा, जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ दूसरा देखते हैं, फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में। ये आपको देखिए मैंने क्या बोला, गद्दी की चीज़ें, फिर उसके बाद वो स्थिति, वो लोकेशन, वो सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो फरगना वर्तमान में कहाँ से? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? उज्बेकिस्तान में। तो पहला आपका मुगल वंश हो गया, दूसरा का बाबर हो गया, तीसरा का फरगना हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें मैंने करवा दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो 5 बार। बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किया है? तो वो 5 बार किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में आपका प्रथम युद्ध हुआ। ये तारीख हमसे आपसे हमेशा पूछी जाती है, एमसीक्यूज के फॉर्म में डिफरेंट तरीके से चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब आपको रिस्पॉन्सिबल तरीके से इनको रिवीजन करना, और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिले, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखिए। अभी सिर्फ इन चीज़ों को रिवीजन करिए, पढ़िए और देखिए कि आपको कितना तैयार है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में, मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें सेलेक्टिव हैं, छाट के ली हुई हैं, तो करना तो बनता है। इसीलिए टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, लिंक भी मिलेगा, चीज़ें भी होंगी, काम भी काफ़ी बेटर वे में आपका हो जाएगा। तो पानीपत के युद्ध की जो लड़ाइयाँ थी, उसकी जो तारीखें हैं, कब हुई, कहाँ हुई, सब कुछ पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आते देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये जो लड़ाइयाँ हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। सो मैनी टाइम से चीज़ें आपसे पूछी जा चुकी हैं, तो इनको गौर करिए, इनको इंपॉर्टेंट रखिए, इनको हाईलाइट करिए, ताकि इनको ही रिवीजन करके जाइए एग्जाम देने। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी है? तो बाबरनामा में लिखी है। ये बाबर की आत्मकथा की पुस्तक का नाम बताइए। इस तरीके से भी एक ही चीज़ आपको डिफरेंट तरीके से घुमा कर पूछी जाती है। तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसका नाम बाबरनामा है, यह बात आपको दिमाग में लेकर चलनी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो यहाँ पर है अब्दुल रहीम खाना ने किया है। बाबरनामा का फारसी में जो अनुवाद हुआ है, जो ट्रांसलेट हुआ है, कौन किया है? तो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खाना ने किया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है, मुंबईयान नामक पैदल शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को। एक शैली है
जो बाबर ने चलाई थी, की थी, तो वही पूछा जा रहा है किसको माना जाता है किसने की थी, तो बाबर ने की थी। नेक्स्ट आई मुंबईयान। नेक्स्ट है मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन? अकबर रहा है, अकबर द ग्रेट, इसीलिए कहा जाता है अकबर द ग्रेट, क्योंकि ऐसे काम रहे हैं इनके, लोगों ने इतने बढ़िया काम प्रजा के साथ किए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं, इस वजह से अकबर द ग्रेट यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। खानवा और पानीपत की पहली लड़ाई एकदम पास पास में है, तो एक याद करेंगे एक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्यों? सही बात है ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। आगे बढ़िए। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ये बाबर हर जगह लड़ाई कर रहा था, इसको इतनी वो थी कि हर जगह लड़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले इब्राहिम लोदी से लड़ा पानीपत के युद्ध में, फिर खानवा के युद्ध में राणा सांगा से लड़ा, तो ये लड़ाई यहाँ पर चल रही थी। हुमायूं की गद्दी पर कब बैठा था? 1530 में। हुमायूं की गद्दी पर ये कब बैठा? तो हुमायूं 1530 की वो तारीख हो घड़ी थी जब ये जाकर उसकी गद्दी पर बैठा, हुमायूं गद्दी पर बैठा था। तो हर राजा, उनके पुत्र जो कुछ भी होता था मरने के बाद बैठते थे, तो वो तारीखें भी पूछी जाती हैं कि भाई इनका वो डे कब था। चौसा का युद्ध कब हुआ है? तो 1539 में। कब हुआ है? 1539 में। चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध जो हुए हैं, तो ये लोग के संग्राम छेड़ छेड़ के चले गए, लड़ लड़ के अपना हमारे लिए याद करने लिए डेट भूल छोड़ गए हैं। तो भाई क्या कर सकते हैं? नो ऑप्शन, तो ध्यान रखिए। तो चौसा का जो युद्ध था तो 1539 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, चौसा का युद्ध किस किस के बीच है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्या जो क्रम है वो क्या है? तो देवरा का क्रम था। हुमायूं के द्वारा बहुत सारे 4 युद्ध लड़े, मतलब हुमायूं नहीं, बहुत लोगों ने बहुत सारे युद्ध वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम लड़े हैं, किए हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का जो क्रम है वो क्या है? तो देवरा का युद्ध सबसे पहले था, तो 1531 में लड़ा गया एक क्रम में। दूसरा जो चौसा का युद्ध हुमायूं के द्वारा लड़ा गया वो 1539 में। बिलग्राम का लड़ा गया 1540 में। सरहिंद नाम से एक युद्ध लड़ा गया 1555 में। तो 31 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, 55, ये सारे युद्ध जो हैं इस तरीके से लड़े गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी नेसेसरी है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। किसने की? हुमायूंनामा की जो रचना हुई है वो किसने की है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो वो गुलबदन बेगम ने की है। यह बात आपको दिमाग में सेट करके लेकर चलनी है। नेक्स्ट आते हैं, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ये भी चीज़ें आती, संस्थापक, गद्दी का नाम, कई सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। जितना पढ़ेंगे, जितना चलेंगे, जितना सही करेंगे, उतना चीज़ें होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ने के लिए देखते हैं नेक्स्ट। बिलग्राम युद्ध के समय किलिंजर का शासक कौन? तो बिलग्राम का जो हुमायूं ने लड़ा था 1540 में, ये देखो, तो शासक कौन था किलिंजर का? तो कीरत सिंह। कौन सा? कीरत सिंह। आगे बढ़िए। शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? शेरशाह का जब टाइम ड्यूरेशन था, तो लैंड का जो एक रेट चलता है वो क्या था? तो उपज का 1/3 भाग, उपज का 1/3 भाग। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? तो शेरशाह सूरी के समकालीन था। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? शेरशाह सूरी के वो समकालीन था। तो ये बातें आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। डाक प्रथा जो इंडिया में ये पोस्ट चलता है, चिट्ठियाँ चलती हैं, चीज़ें होती हैं, तो प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी ने ही शुरू। देखिए, ये लोग बुरे भी थे, बहुत हमारा ख़राब भी किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर भी आए थे, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रख कर चलनी है। अब बात कर लेते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरी युद्ध किसके? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी पहले वाले में झगड़ा किए थे, दूसरे वाले में अकबर और हेमू। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, मत लिखो, पढ़ो पहले, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने की। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? अकबर ने की है। ये बात हम यहाँ पर ध्यान में रख के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। जो ये धर्म प्रथाएं ये लोग अपने यहाँ से चलाते करते थे, तो उसको लोग मानते थे, करते थे, तो यहाँ पर अंतिम हिंदू बीरबल ही था। नेक्स्ट आते हैं, अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा इसकी सबसे अच्छी विशेषताओं में आती है। मनसबदारी प्रथा को चलाया, काम किया, की चीज़ें की थी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन से सूफी संत अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती उसके सूफी संत ये थे जो आगे अकबर के समकालीन थे। आगरा में लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किसके काल में प्रमुख बिंदु है? तो अकबर के ही काल में अकबर का लाल किला, आगरा का लाल किला, लाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा सब अकबर के काल के टाइम ड्यूरेशन की चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने ही की थी। ठीक है, 10 मिनट से 10 मिनट की क्लास हो चुकी है, एक छोटा सा लिटिल बिट ब्रेक होगा। फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, ताकि इंटरेस्टिंग से जल्दी आगे बढ़ के हम लोग चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ें और कई सारी चीज़ों को जितना हो सके उतना पढ़ें, उतना सीखें, क्योंकि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना है। पेपर तो पूरी सिलेबस से आएगा, लेकिन किस सेक्शन का आएगा ये नहीं पता है, तो पढ़ना तो बनेगा। ठीक है, बताइए क्या हो गया? सभी ने कर लिया? जितना हो सके उतना करिए, समय पर आइए, टेलीग्राम एग्ज़ाम तक ज़रूर ज्वाइन रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है पंचतंत्र की फ़ारसी में अनुवाद किसने किया है? तो पंचतंत्र की फ़ारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया है। ठीक, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है? तो अकबर को कहा गया। किसको कहा गया? अकबर द ग्रेट को स्वर्ण काल कहा गया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। ध्यान रखिए, ये स्वर्ण काल बहुत चीज़ों का आता है, कहीं कहीं पे मोन्यूमेंट्स का आता है और प्रजा के लिए बहुत सारी। तो आपको ये देखना है कि पूछ किस में रहा है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी। तो मुगल काम करते थे, इनके जो लेखन पढ़न जो भी चीज़ वॉटेवर होता था वो किस भाषा में था? तो राइट आंसर वो फारसी में था। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? तो गुजरात की विजय हुई थी। अब विजय होने के बाद तो सभी खुश होते हैं, जाहिर सी बात है। अब आपके थर्ड सेमेस्टर तक बढ़िया जाएंगे तो खुशी तो बनेगी ना। तो यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा जो बनवाया था वो गुजरात विजय में बना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जहांगीर सलीम के किसके लिए याद किया? तो न्याय के लिए। जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? तो न्याय के लिए इसको याद किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि चीज़ें की थी। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो रानी नूरजहां शासन पर नियंत्रण था। जहांगीर का शासन चला था, बिल्कुल कहिए हाँ। तो मेन चीज़ क्या थी? तो रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण था, जिसकी पत्नी नूरजहां थी, इसलिए इसकी पत्नी का नाम बहुत ज़्यादा विख्यात है। तो नूरजहां का शासन पर पूरा कंट्रोल, देख रेख, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। नेक्स्ट है चित्रकला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो जहांगीर का ही काल था जहाँ पर चित्रकला इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी, और इसको जो है हम ये कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो जहांगीर के ही काल को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग में निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? श्रीनगर एक स्थान है, कहिए हाँ। वहाँ पे शालीमार बाग एक स्थान है, कहिए हाँ। वहाँ पे एक निशांत बाग है जो बनाया गया किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा उसको बनाया गया था, जो कि उस समय से लेके टिल प्रेजेंट डेट तक वो चीज़ें वहाँ पर हैं। नेक्स्ट आते हैं, आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। आगरा स्थित ताजमहल, ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया? तो यहाँ पर शाहजहां ने कराया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण करवाने वाला प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईशा खान। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईशा खान जो था वो था। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया? दादा शिकोहा ने। दादा शिकोहा ने भगवत गीता और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। नेक्स्ट आइए, जिदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। ये नाम है, टाइटल है, टैग कह सकते हैं। जिदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को। किस शासक ने इस्लाम ने अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी? तेज बहादुर। तो राइट आंसर औरंगजेब के। किस शासक ने इस्लाम ना अपनाने पर कारण गुरु तेज बहादुर की हत्या करी? तो औरंगजेब ने ही ऐसा घिनौना काम किया था। नेक्स्ट आइए, जजिया कर को किस शासक ने हटाया? अकबर ने हटाया था। जजिया पे जो टैक्स लगता था, कर लगता था प्रजा के ऊपर, इस अगर अकबर ने अच्छे काम किए इसलिए अकबर इतना ज़्यादा फेमस है, ना कि बाबर। नेक्स्ट आइए, जजिया कर किस धर्म के लोगों के लिए था? हिंदू धर्म के लिए था। एक बात, जजिया कर 1679 में पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू किया? तो औरंगजेब इतना घटिया इंसान था कि वो फिर से ले आकर उस चीज़ को दोबारा से कर दिया था, क्योंकि वो हिंदुओं के ऊपर लागू था। नेक्स्ट है, बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलक नामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने अपनी बहुत सारी नीतियों के कारण ही वो जीत पाता था लोगों से। नेक्स्ट आइए, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी इंडिया में।
नेक्स्ट आते हैं आईने अकबरी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी? किताबों की रचनाकार के नाम आएंगे तो अबुल फजल ने मोस्टली किताबें लिखी हैं और ट्रांसलेट किया है, तो अबुल फजल का नाम मार्क आउट कर लीजिए। अकबर के द्वारा कौन सा महान संगीतज्ञ था? तो तानसेन का नाम फेमस है। सती प्रथा की घोषणा किस सम्राट ने की थी? किसने खत्म किया? तो अकबर ने ही खत्म किया था, कि गलत है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी कौन था? तो टोडरमल था। भू राजस्व में जो चीज़ें चलती थी, घपला होता था, प्रजा को बताया गया, तो सब में सुधार किया गया, तो टोडरमल का सुधार करने का पूरा वो था। रामचरितमानस के रचयिता समकालीन किसके समकालीन थे? तो अकबर ने। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? तो अकबर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार डाउटफुल थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा ज़रा चेक करना एक बार आप लोग, ठीक है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किसने की? तो शाहजहां से। मुगल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा में बैठी थी, वो आगरा से दिल्ली खिसकाई गई थी, तो वो शाहजहां ने की थी। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। उसकी से कौन था? बैरम खां उसकी रक्षा करता था। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का ही 2 बार हुआ था। ग्रैंड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? तो कोलकाता से लेके अमृतसर आज भी जाती है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ बना हुआ है इंडिया में? औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया? कन्नौज पर उसने आक्रमण बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर और इसकी कम्युनिटी के भी थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। कहाँ पर है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर में। कालानौर में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, नतमस्तक नहीं हुए थे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। औरंगजेब इतना बहुत दुष्ट, खतरनाक और इस टाइप का था, उसको बहुत सारे नाम ऐसे मिल गए थे। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से किया था। कहाँ पर से आया था? एंट्री कहाँ से थी? पंजाब से थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। किसके बीच हुआ था? मुगल और राणा प्रताप के बीच में। मुगलों और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया था। तो ये रहा आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हाईलाइट पॉइंट। जैसे न्यूज आती है ना, शॉर्ट टॉप, वो क्या कहते हैं, टॉप 100 न्यूज़ आती है फटाफट फटाफट, तो मैंने जल्दी से जल्दी कम समय में आपको इतने सारे वन लाइनर करवाए। लिखिए नहीं, इसको टेलीग्राम पर हम दे देंगे, तब आप लोग उसको याद करिएगा। अगर क्लास पसंद आई है, समझ में आई है, आपके सिलेबस ओरिएंटेड, लाइक करना बिल्कुल नहीं, समय पर आइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, बार बार आपको कह रही हूँ। फिर आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, मज़ा भी आ जाएगा और थर्ड सेमेस्टर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। क्लास पसंद आई, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक कमेंट सभी के ज़रूर आने चाहिए, चाहे वो जब देख रहे हों। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट में मिलते हैं।